चैप्टर 23 पृथ्वी पर एक शानदार रात छाई हुई थी और मिशनरी पूरी तरह से थका हुआ होकर चुपचाप सो रहा था। वो इससे उबर नहीं पाएगा। जो ने आह भरी। बेचारा नौजवान मुश्किल से 30 साल का, वो हमारी बाहों में ही मर जाएगा। उसकी सांसें, जो पहले बहुत कमज़ोर थीं, अब और भी कमज़ोर होती जा रही हैं, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर ने निराशा से कहा। कुख्यात बदमाश, जो ने दांत पीसते हुए कहा, क्रोध के उन दौरों में से एक जो उसे लंबे अंतराल पर आते थे, और सोचिए कि इन सब के बावजूद यह अच्छा आदमी केवल उन पर दया करने, उन्हें माफ़ करने के लिए ही शब्द ढूंढ पाया। स्वर्ग ने उसे एक प्यारी रात दी है, जो शायद धरती पर उसकी आखिरी रात। इसके बाद उसे बस थोड़ा और कष्ट सहना होगा और उसकी मृत्यु सिर्फ एक शांतिपूर्ण नींद होगी। मरते हुए आदमी ने कुछ टूटे फूटे शब्द कहे और डॉक्टर तुरंत उसके पास गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसने हवा मांगी। पर्दे पूरी तरह से खींच दिए गए और उसने उस साफ, खूबसूरत रात की हल्की हवा को आनंद से अंदर लिया। सितारों ने उसे अपनी कांपती किरणें भेजी और चांद ने उसे अपनी चमक की सफ़ेद चादर में लपेट लिया। मेरे दोस्तों, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें सज़ा दे और तुम्हें सुरक्षित बंदरगाह तक पहुँचा दे। वह मेरे लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाए। तुम्हें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, कैनेडी ने जवाब दिया। ये सिर्फ कमज़ोरी का एक क्षणिक दौर है। तुम नहीं मरोगे। इस खूबसूरत गर्मी की रात में कोई कैसे मर सकता है? मृत्यु निकट है, मिशनरी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ। मुझे इसका सामना करने दो। मृत्यु अनंत चीजों की शुरुआत है, लेकिन सांसारिक चिंताओं का अंत है। मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपने घुटनों पर बिठाओ। कैनेडी ने उसे उठाया और ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके कमजोर अंग उसके नीचे झुक गए। मेरे परमेश्वर, मरते हुए प्रेरित ने कहा, मुझ पर दया करो। उसका चेहरा चमक उठा। उस धरती से बहुत ऊपर, जिस पर उसने कभी कोई खुशी नहीं देखी थी, उस रात के बीच में जो उसे अपनी सबसे कोमल चमक भेजती थी, उस स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर, जिसकी ओर उसने अपनी आत्मा को ऊपर उठाया था, मानो किसी चमत्कारिक धारणा में, वह पहले से ही नए अस्तित्व में जी रहा था और सांस ले रहा था। उनका अंतिम इशारा उनके एक दिन के नए दोस्तों के लिए एक सर्वोच्च आशीर्वाद था। फिर वे कैनेडी की बाहों में गिर पड़े, जिनका चेहरा गर्म आंसुओं से नहाया हुआ था। मृत, डॉक्टर ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मृत। और एकमत होकर तीनों मित्र मौन प्रार्थना में एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। कल, डॉक्टर ने फिर कहा, हम उसे अफ्रीकी धरती में दफना देंगे, जिसे उसने अपने खून से सींचा है। रात के बाकी समय में तीनों यात्री बारी बारी से शव को देखते रहे और एक शब्द भी गंभीर सन्नाटे को भंग नहीं कर सका। उनमें से हर कोई रो रहा था। अगले दिन दक्षिण से हवा आई और गुब्बारा धीरे धीरे पहाड़ों के एक विशाल पठार पर चला गया। वहाँ विलुप्त गड्ढे थे, यहाँ बंजर घाटियाँ थीं। उन सूखी चोटियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। टूटी चट्टानों के ढेर, यहाँ वहाँ बिखरे हुए विशाल पथरीले ढेर और बीच बीच में सफ़ेद पत्थर के टुकड़े, ये सब पूरी तरह से बांझपन का संकेत दे रहे थे। दोपहर के समय, डॉक्टर ने शव को दफनाने के उद्देश्य से आदिम संरचना की कुछ प्लूटोनिक चट्टानों के बीच एक खड्ड में उतरने का फैसला किया। आसपास के पहाड़ उसे आश्रय दे सकते थे और उसे अपनी कार को जमीन पर लाने में सक्षम बनाते, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ नहीं था जिसके पास वह उसे तेजी से ले जा सके। लेकिन जैसा कि उन्होंने कैनेडी को समझाया था, अब उनके लिए नीचे उतरना असंभव था, सिवाय इसके कि जब उन्होंने मिशनरी को बचाया था, तो उस समय के नुकसान के अनुपात में गैस की मात्रा छोड़ी जाए। इसलिए उन्होंने बाहरी गुब्बारे का वाल्व खोला। हाइड्रोजन बाहर निकल गया और विक्टोरिया चुपचाप खड्ड में उतर गई। जैसे ही कार जमीन पर गिरी, डॉक्टर ने वाल्व बंद कर दिया। जो बाहर कूद पड़ा, एक हाथ से कार के रिम को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने वजन के बराबर पत्थर इकट्ठा करने लगा। तब वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता था और जल्द ही उसने कार में 500 पाउंड से ज़्यादा पत्थर जमा कर दिए, जिससे डॉक्टर और कैनेडी दोनों ही बाहर निकल पाए।
इस तरह विक्टोरिया ने खुद को संतुलित पाया और उसका आरोही बल उसे ऊपर उठाने के लिए अपर्याप्त था। इसके अलावा इन पत्थरों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं था, क्योंकि ब्लॉक बहुत भारी थे, इतने भारी कि डॉक्टर का ध्यान इस परिस्थिति की ओर आकर्षित हुआ। दरअसल मिट्टी क्वार्ट्स और पोफिराइटिक चट्टानों से भरी हुई थी। यह एक अनोखी खोज है, डॉक्टर ने मन ही मन कहा। इस बीच कैनेडी और जो कब्र के लिए उचित स्थान की तलाश में कुछ कदम दूर चले गए थे। इस खड्ड में गर्मी बहुत ज्यादा थी, यह एक तरह की भट्टी की तरह बंद थी। दोपहर का सूरज अपनी किरणों को सीधा उस पर बरसा रहा था। सबसे पहले जो काम किया जाना था वह था शव के ऊपर लगे चट्टान के टुकड़ों को हटाना और फिर एक गहरी कब्र खोदनी थी ताकि जंगली जानवर शव को खोद न सकें। फिर शहीद मिशनरी के शरीर को पूरी तरह से उसमें रखा गया। उसके अवशेषों पर मिट्टी डाली गई और उसके ऊपर पत्थर के ढेर लगा दिए गए जो किसी कब्र की तरह दिखते थे। डॉक्टर फिर भी बिना हिले डुले अपने विचारों में खोया रहा। उसने अपने साथियों की पुकार पर भी ध्यान नहीं दिया, न ही वह दिन की गर्मी से बचने के लिए उनके साथ वापस लौटा। आप किस बारे में सोच रहे हैं, डॉक्टर? कैनेडी ने पूछा। प्रकृति के एक अनोखे चमत्कार के बारे में, संयोग का एक अजीब प्रभाव। क्या अब तुम जानते हो कि आत्मत्याग करने वाले उस व्यक्ति को, उस बेचारे आत्मा को, किस तरह की मिट्टी में दफनाया गया है? नहीं, आपका क्या मतलब है, डॉक्टर? वह पुजारी जिसने सदैव गरीबी की शपथ ली थी, अब सोने की खान में विश्राम कर रहा है। ये सोने की खान है, कैनेडी और जो ने एक ही सांस में कहा। हाँ, ये सोने की खान है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। जिन पत्थरों को तुम पैरों तले रौंद रहे हो, बेकार पत्थरों की तरह, उनमें बहुत शुद्ध सोने का अयस्क है। असंभव, असंभव, जो ने दोहराया। आपको स्लेटी शिस्ट की उन दरारों में बहुत देर तक देखने की जरूरत नहीं होगी, बिना काफी मूल्यवान पेप्टाइड्स को खोजे। जो तुरंत ही पागलों की तरह बिखरे हुए टुकड़ों के बीच भागा और कैनेडी को भी उसका अनुसरण करने में अधिक समय नहीं लगा। शांत रहो, जो, उसके मालिक ने कहा। क्यों, डॉक्टर, आप इस विषय पर बहुत सहजता से बात करते हैं? क्या आपके जैसा दार्शनिक? गुरुजी, इस मामले में कोई भी दर्शनशास्त्र काम नहीं करता। आओ, आओ, थोड़ा सोच विचार करें। ये सारा धन तुम्हारा क्या भला करेगा? हम इसमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्या हम इसमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते? ये हमारी कार के लिए बहुत भारी है। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बताने से भी हिचकिचा रहा था, इस डर से कि कहीं तुम पछता न जाओ। क्या, जो ने फिर कहा, इन खजानों को छोड़ दो, हमारे लिए एक भाग्य, वास्तव में हमारे लिए हमारा अपना, इसे पीछे छोड़ दो। ध्यान रखना, मेरे दोस्त, क्या तुम सोने की प्यास के आगे झुक जाओगे? क्या यह मृत व्यक्ति, जिसे तुमने अभी अभी दफनाने में मदद की है, तुम्हें मानवीय मामलों की व्यर्थता नहीं सिखाता? ये सब सच है, जो ने जवाब दिया, लेकिन सोना। मिस्टर कैनेडी, क्या आप इन लाखों में से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने में मदद नहीं करेंगे? हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, जो? शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम यहाँ भाग्य की तलाश में नहीं आए हैं और हम उन्हें अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। आप जानते हैं, लाखों की रकम बहुत भारी होती है, डॉक्टर ने फिर कहा, और इसे आसानी से जेब में नहीं रखा जा सकता। लेकिन कम से कम, जो ने कहा, अपनी अंतिम रक्षा तक पहुंचते हुए, क्या हम रेत के बजाय गिट्टी के लिए उस अयस्क में से कुछ नहीं ले सकते? बहुत बढ़िया, मैं सहमत हूँ, डॉक्टर ने कहा, लेकिन जब हम कुछ 1000 क्राउन की कीमत का सामान पानी में फेंकने आएंगे तो आपको ज्यादा व्यंग्यात्मक चेहरे नहीं बनाने चाहिए। 1000 क्राउन, जो ने कहा, क्या ये संभव है कि उनमें इतना सोना हो और यह सब एक जैसा हो? हाँ, मेरे दोस्त, यह एक ऐसा भंडार है जिसमें प्रकृति सदियों से अपनी संपदा जमा करती आ रही है। यहाँ इतना कुछ है कि पूरे राष्ट्र को समृद्ध बनाया जा सकता है। जंगल के बीच में एक ऑस्ट्रेलिया और एक कैलिफोर्निया दोनों एक साथ। और यह सब बेकार ही रहेगा, शायद, लेकिन किसी भी हालत में, मैं आपको सांत्वना देने के लिए यही करूँगा। ऐसा करना बहुत कठिन होगा, जो ने पश्चाताप भरे भाव से कहा। सुनो,
मैं इस स्थान का सही सही पता लेकर तुम्हें दे दूंगा, ताकि इंग्लैंड लौटने पर तुम हमारे देशवासियों को इसके बारे में बता सको, और अगर तुम्हें लगे कि इतना सारा सोना उन्हें खुश कर देगा तो उन्हें भी इसमें हिस्सा दे दो। आह गुरु, मैं हार मानता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप सही हैं, और अब और कुछ नहीं किया जा सकता। चलो हम अपनी गाड़ी को कीमती खनिज से भर लें, और यात्रा के अंत में जो बचेगा उससे बहुत कुछ बनाया जाएगा। और जो काम पर लग गया, उसने भी पूरी ताकत से काम किया, और जल्द ही उसने क्वार्ट्ज के 1000 से ज्यादा टुकड़े जमा कर लिए, जिनमें सोना था, मानो किसी बेहद सख्त क्रिस्टल के डिब्बे में बंद हो। डॉक्टर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, और जो आगे बढ़ता गया, उसने दिशा ली और पाया कि मिशनरी की कब्र 22 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर और 4 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर थी। फिर मिट्टी की उभार पर एक नज़र डालते हुए, जिसके नीचे उस गरीब फ्रांसीसी का शरीर पड़ा था, वह अपनी कार में वापस चला गया। वह कब्र के ऊपर एक सादा, भद्दा क्रॉस खड़ा कर देता और उसे अफ्रीकी रेगिस्तान के बीच में एकाकी छोड़ देता, लेकिन आसपास एक भी पेड़ नजर नहीं आता था। कैनेडी ने कहा, ईश्वर इसे पहचान लेगा। अब डॉक्टर के मन में एक और तरह की चिंता घर करने लगी। वह अपने सामने रखे सोने में से बहुत सारा पानी दे देता, क्योंकि उसे उस पानी की भरपाई करनी थी जो नीग्रो को हवा में उड़ाए जाने के दौरान जहाज से बाहर फेंका गया था। लेकिन इन बंजर इलाकों में इसे पाना असंभव था, और इस विचार ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। उसे अपने सिलेंडर में लगातार ईंधन भरना पड़ता था, और उसे ये भी लगने लगा कि उसके पास अपने दल की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसलिए उसने अपनी आपूर्ति को फिर से भरने का कोई मौका न गंवाने का निश्चय किया। कार में वापस आकर उसने पाया कि उसमें क्वार्ट्स ब्लॉक्स भरे हुए थे, जो के लालच ने उसमें भर दिए थे। फिर भी वो बिना कुछ कहे उसमें बैठ गया। कैनेडी ने अपनी आदत के अनुसार जगह ले ली, और जो भी उसके पीछे चला गया, लेकिन खड्ड में मौजूद खजानों पर लालच भरी नजर डाले बिना नहीं। डॉक्टर ने सिलेंडर में पुनः प्रकाश जलाया, सरपिल गर्म हो गया, कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन की धारा प्रवाहित हुई, और गैस फैल गई, लेकिन गुब्बारा 1 इंच भी नहीं हिला। जो बेचैनी से देखता रहा, लेकिन चुप रहा। जो, डॉक्टर ने कहा। जो ने कोई जवाब नहीं दिया। जो, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो? जो ने संकेत से बताया कि उसने सुन लिया है, परंतु वह समझ नहीं पाया। कृपा करके मुझ पर कुछ क्वार्ट्स फेंक दो। लेकिन डॉक्टर, आपने मुझे छुट्टी दे दी थी। मैंने तुम्हें गिट्टी बदलने के लिए छुट्टी दी थी, बस इतना ही। लेकिन क्या आप हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में रहना चाहते हैं? जो ने कैनेडी की ओर निराशा भरी नज़र से देखा, लेकिन शिकारी ने ऐसा दिखाया जैसे वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जो, तो फिर आपका सिलेंडर काम नहीं करता, जिद्दी आदमी ने कहा। मेरा सिलेंडर, ये जल रहा है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। लेकिन जब तक आप थोड़ा गिट्टी नहीं फेंकेंगे, तब तक गुब्बारा ऊपर नहीं उठेगा। जो ने अपना कान खुजलाया, क्वार्ट्स का एक टुकड़ा उठाया, जो ढेर में सबसे छोटा था, उसे तौला और फिर से तौला, और उसे अपने हाथ में ऊपर नीचे उछाला। ये लगभग 3 या 4 पाउंड का टुकड़ा था। आखिरकार उसने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन गुब्बारा हिला नहीं। हुंफ, उसने कहा, हम अभी ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी नहीं, डॉक्टर ने कहा। फेंकते रहो। कैनेडी हंसे। जो ने अब लगभग 10 पाउंड बाहर फेंक दिए, लेकिन गुब्बारा स्थिर रहा। जो बहुत पीला पड़ गया। बेचारा, डॉक्टर ने कहा। मिस्टर कैनेडी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका और मेरा वजन लगभग 400 पाउंड है, इसलिए आपको कम से कम उस वजन को कम करना होगा, क्योंकि इसे हमारे वजन की भरपाई के लिए यहाँ रखा गया था। 400 पाउंड फेंक दो। जो ने दयनीय भाव से कहा। और इसके साथ कुछ और, नहीं तो हम उठ नहीं पाएंगे। आओ, हिम्मत करो। जो, बहादुर आदमी ने गहरी सांस लेते हुए अंततः गुब्बारे को हल्का करना शुरू किया, लेकिन समय समय पर वह रुक जाता और पूछता, क्या आप ऊपर जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, हमेशा की तरह जवाब मिला। ये चलता है, उसने अंततः कहा। डॉक्टर ने जवाब दिया, लगातार जारी रखो। ये बढ़ रहा है, मुझे यकीन है। कैनेडी ने कहा, अभी भी जारी रखो।
और जो ने एक और ब्लॉक उठाया और उसे बेताबी से कार से बाहर फेंक दिया। गुब्बारा 100 फीट ऊपर उठा और सिलेंडर की मदद से जल्द ही आसपास की चोटियों के ऊपर से निकल गया। अब जो, डॉक्टर ने फिर कहा, तुम्हारे लिए अभी भी एक अच्छी खासी दौलत बची हुई है, और अगर हम इस बची हुई दौलत को अपनी यात्रा के अंत तक अपने पास रख सके तो तुम बाकी दिनों के लिए अमीर बन जाओगे। जो ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने क्वार्ट्ज के ढेर पर आराम से लेट गया। देखो मेरे प्यारे डिक, डॉक्टर ने कहा, इस धातु की ताकत दुनिया के सबसे चतुर लड़के पर भी देखो। ऐसी खदान के बारे में जानने से क्या क्या जुनून, क्या क्या लालच, क्या क्या अपराध हो सकते हैं, ये सोचना दुखद है। शाम तक गुब्बारा पश्चिम की ओर 90 मील की दूरी तय कर चुका था और वह ज़ांज़िबार से सीधी रेखा में 1400 मील की दूरी पर था।